अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो होप आवाज़ क्लियर आ रही होगी, काइंडली वेरीफाई कर दें। एंड लेट मी recall, this is the class of discrete structures of section B. Hopefully that's right. So let's start in a bit. I still haven't received any message. आवाज़ क्लियर है या कोई नॉइज़, कोई शोर या बहुत तेज़ आ रही हो? आवाज़ का बता दें क्लियर है या नहीं, फिर हम कुछ देर में स्टार्ट करते हैं ताकि फिर आवाज़ के ऊपर हम ज़्यादा टाइम ना लगाएं। All right class, so this is our class of discrete structures section B, and this class was supposed to be on Thursday, जो कि हमारी रेगुलर क्लास होती है Thursday 12 to 2, but for some reason we have to move it on Monday today 9 to 11. कल की जो हमारी क्लास है ट्यूसडे की सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, वो रेगुलर सेशन होगा उसका विद अवर रेगुलर टाइमिंग। अच्छा, लेट्स स्टार्ट बिकॉज दिस इज़ द क्लास ऑफ डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स। आई रिमेंबर क्लियरली दैट वी वर डिस्कसिंग फंक्शन। हमने फंक्शंस के चैप्टर को कंप्लीट किया था और काफ़ी चीज़ें हमने उसमें डिस्कस की थी। लेट मी शेयर द स्क्रीन विथ यू और फिर उस पर फर्दर बात करते हैं। ऑल राइट, विजिबल। सो हम इसी फंक्शंस के चैप्टर को हमने कंप्लीट कर लिया था। आई होप स्क्रीन अभी विजिबल होगी। नाउ कम्युनिकेट विद मी इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन और एनी इशू रिलेटेड टू ऑल ऑफ दीज थिंग्स। इसमें बहुत सारी एक्सरसाइजेज भी थी। एक एक्सरसाइज हमने की थी, इसके अलावा एक्सरसाइज नंबर 2, 3, इसी तरह इसके 4, 5, 5-6 एक्सरसाइजेज यहाँ पर थी, जो कि मैंने आपको कहा था कि आप खुद जाकर जो है वो उसको देख लीजिएगा। पहले तो ये बता दें किसने देखी, क्या किसी ने सॉल्व की एक्सरसाइजेज? ऑल दो सॉल्व तो हैं ये, बट क्या आपने जाकर इनको देखा फिर भी, या इसके अलावा कुछ एक्सरसाइजेज पे आपने काम किया या नहीं किया? इसके अलावा फिर हमने आगे भी इस चैप्टर को कंप्लीट किया था। वी टॉक्ड अबाउट इनवर्स फंक्शंस, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शंस, फ्लोर एंड सीलिंग, यस, फैक्टोरियल के फंक्शन को देखा था। स्टर्लिंग्स अप्रोक्सीमेशन फार्मूला हमने देखा था, विच इज़ अ फार्मूला यूज्ड फॉर to find the factorial of a number. So I'll wait. If you have any question, any query regarding this whole chapter, then please ask me. Otherwise we will move towards the next chapter of relations and we will start that topic. That topic is still quite closely related to functions as well. तो दिस इज़ वाई आई एम आस्किंग कि अगर फंक्शन में अभी कोई इशू, कोई चीज़ रह गई हो मे बी, या किसी चीज़ पे मैंने ज़्यादा जोर ना दिया हो कि आपको लगे कि हो सकता है कि वो चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं हो, तो ऐसी कोई चीज़ आपके जहन में है तो मुझसे पूछ लें, मैं उसको रिपीट करके और फिर आगे जो है हम रिलेशंस के ऊपर चलते हैं। ऑल राइट, सो नो क्वेश्चंस आई हैव रिसीव्ड। तो हमने काफ़ी फंक्शंस की बात की, इसके अलावा भी काफ़ी फंक्शंस एग्जिस्ट करते हैं। स्टर्लिंग्स अप्रॉक्सीमेशन की हमने बात की थी। स्टर्लिंग्स अप्रॉक्सीमेशन इज़ अ फार्मूला जो आपको नज़र आ रहा है नीचे। ये एक अप्रॉक्सीमेशन है फैक्टोरियल की। अगर आप इस फार्मूले के थ्रू किसी n का फैक्टोरियल कैलकुलेट करते हैं तो इट गिव्स यू क्वाइट अ गुड अप्रॉक्सीमेशन। नॉट इट डजंट गिव यू द एग्जैक्ट नंबर ऑलवेज, क्योंकि एग्जैक्ट नंबर तो तभी आएगा जब आप n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 करके अप टू 1 तक जाएंगे, बट इट गिव्स यू अ प्रीटी गुड अप्रॉक्सीमेशन. It is very useful if you want to just get on with it and don't want to do something on repeat, like the usual factorial does. So it gives you a quite good approximation. इसका I think जो error percentage है, जो error margin है इसका, वो काफ़ी कम है. It's right around 0.5%, 0.8%, या in some cases it is 5% to 6%. तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक 4 फैक्टोरियल की वैल्यू है से 30 है लेट्स सपोज, तो इस फार्मूले के थ्रू अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो इट कम्स अराउंड 29 पॉइंट समथिंग. ठीक है, सो दिस इज़ हाउ दिस अप्रॉक्सीमेशन फार्मूला इज़ वेरी यूजफुल एंड इट इज़ ऑल्सो ऑब्वियसली अ फैक्टोरियल फंक्शन. For f of n will be equal to
√2 pi n and then n upon e power n. So this was all about functions. अब हम चलते हैं, अच्छा इस फंक्शंस के चैप्टर के अंदर एक कुछ चीज़ें और भी थी. फॉर एग्जांपल आइडेंटिटी फंक्शन एक एग्जिस्ट करता है, या इसके अलावा और कुछ फंक्शंस एग्जिस्ट करते हैं जो कि आई लेफ्ट ऑन टू यू कि आप उनको जाकर स्टडी करेंगे. लेट मी नाउ ओपन आवर नेक्स्ट चैप्टर, आवर नेक्स्ट लेक्चर ऑफ रिलेशन. There you are. Okay. अच्छा, relations are kind of like functions as well. relation की अगर हम बात करते हैं तो relation भी are kind of functions. यही मैंने कहा कि आप फंक्शन के कंसेप्ट को अगर क्लियर कर लेंगे तो रिलेशन समझना इतना मुश्किल नहीं होगा. रिलेशन का कंसेप्ट भी कमोबेश वही है जो कि आपके नॉर्मल जो है फंक्शंस का फार्मूला है. सो लेट्स स्टार्ट. ओके, आउटलाइन वगैरह हम देखेंगे. अच्छा, इसकी जो आउटलाइन आपको नज़र आ रही है, ये सारी आउटलाइन हम जो है वो कवर नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ के आगे जाके चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हैं. एंड आई डोंट थिंक कि आप इस लेवल के ऊपर हम रिलेशंस की इतनी डीप में जाकर उन चीज़ों को डिस्कस करना चाहेंगे. बट ऐसी कोई चीज़ ऐसी नहीं है इसमें जो कि हम छोड़ रहे हैं, जो कि आप नहीं समझ सकते या जो है हमें पढ़नी नहीं है. मैं सिर्फ इस वजह से स्किप करवा रहा हूँ क्योंकि क्लास के अंदर उसको डिस्कस करना इज़ जस्ट रिपीटिंग द थिंग्स ओवर एंड ओवर अगेन. हम रिलेशंस होते क्या हैं उन पे बात करेंगे, लाइक यू कैन से व्हाट आर रिलेशंस. हम उसकी डेफिनेशन पे बात करेंगे. प्रॉपर्टीज़ हम देखेंगे उनकी, हम कंबाइन करके देखेंगे उनको. रिप्रेजेंटेशन जो है उसके ऊपर मैं अभी फ़िलहाल नहीं जाना चाह रहा. वी कैन कम बैक टू दैट. इस स्लाइड के अंदर मैंने वो आपको नहीं दिया है, लेकिन वी कैन कम बैक टू दैट एंड आई विल ऐड दैट जब हम डायरेक्टेड ग्राफ्स या ग्राफ्स की बात कर लेंगे, क्योंकि ग्राफ भी हमारा एक टॉपिक है. तो आगे चल के जब हम ग्राफ के ऊपर बात करेंगे तो आई एम होपिंग कि जब हम ग्राफ्स को अच्छी तरह से समझ लेंगे और मैट्रिसेस को अच्छी तरह से समझ लेंगे, देन वी कैन कम बैक एंड रिप्रेजेंट अवर रिलेशंस एज अ ग्राफ और एज अ मैट्रिसेस, और आगे वाली जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं उनके ऊपर भी बात कर लेंगे, बट आफ्टर सम टॉपिक्स एज वेल. तो हम रिलेशंस को समझेंगे, बहुत सारी चीज़ें उसकी देखेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसको हम स्किप करेंगे एंड मे बी वी कैन कम बैक टू दैट. So let's start with an introduction. The introduction says, what is a relation? A relation is always between two things. First of all, that thing. A relation is not for example a proof. It is not a set. Let's suppose I'm just saying it's not something that you can say that okay, this is a relation and this is one thing. A relation is always between two things. So a relation between elements of two sets. दो सेट्स के एलिमेंट्स के दरमियान एक रिलेशन होता है. विच मीन्स देयर कैन बी टू सेट्स, सेट ए एंड सेट बी. सेट ए के अंदर एक एलिमेंट है फॉर एग्जांपल 6, सेट बी के अंदर एक एलिमेंट है फॉर एग्जांपल 8. सो नाउ वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट इफ देयर इज़ अ रिलेशन बिटवीन 6 and 8, द मेंबर ऑफ ए एंड द मेंबर ऑफ बी. So again, studying a relation between elements of two sets. What is a relation? It is a subset of their Cartesian products. It is a subset of their Cartesian product. What is a Cartesian product? Can you remind me? What is a Cartesian product? Yes, exactly, Hanan. It is A cross B. The resultant that comes out of A cross B is known as a Cartesian product. Let me show you a simple example of Cartesian product because this whole thing is dependent on that concept. हमने ये सेट्स के अंदर भी देखा था और आई थिंक ये मैंने इसकी डिटेल्स आपके ऊपर छोड़ दी थी. सो लेट्स सपोज देयर इज़ अ सेट, उसके अंदर है 2 और 3 एंड देयर इज़ ऑल्सो अनदर सेट, उसके अंदर है से Q or W. Their multiplication is known as Cartesian product. This is a Cartesian
product. When we multiply, for example 3 multiply by 7, तो जो जवाब आता है इसको हम कहते हैं it is a product because it is generated by multiplication. 21 is the product of 7 and 3. This is also is generated by multiplication, but not the multiplication of numbers but multiplication of sets. This is why it is known as not just a product but a Cartesian product. And how do we multiply two sets? We show their multiplication in an ordered pair. What will be its multiplication? All of its ordered pairs in a Cartesian product, all of the ordered pairs will have the first member from this set and the second member from this set, and all possible combinations of those members. For example, there can be a combination 2q. First one will be a member of A, second one will be the member of B. Next combination क्या हो सकता है? Next combination it can be 2w. Next combination can be 3q. Next combination can be 3w. इसके अलावा आई थिंक कोई कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता जो कि हमारी कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन के ऊपर पूरा उतरे. और वो डेफिनेशन क्या है? वो डेफिनेशन ये है कि इट विल कंटेन ऑर्डर्ड पेयर्स, और उन ऑर्डर्ड पेयर्स में जो फर्स्ट मेंबर होगा दैट विल बी फ्रॉम सेट ए एंड द सेकंड मेंबर विल बी फ्रॉम सेट बी. इसको देखते हुए इनके अलावा कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं बन सकता. एक ऑर्डर्ड पेयर बन सकता है W2, बट W2 इस डेफिनेशन के ऊपर पूरा नहीं उतर रहा क्योंकि W इज़ नॉट द मेंबर ऑफ A. फर्स्ट मेंबर शुड ऑलवेज बी फ्रॉम A. सो कैन यू टेल मी इसके अलावा कोई ऑर्डर्ड पेयर बन सकता है? अगर बन सकता है तो वो A क्रॉस B यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट के सेट के अंदर आना चाहिए. कैन देयर बी एनी अदर ऑर्डर्ड पेयर ऑफ A क्रॉस B अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन? Okay, Azharuddin is saying there can be 2, 3, but right, first member A से होगा लेकिन second member B से होना लाजमी है. So in that case 2, 3 exist नहीं कर पाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट में, because 2 चलें A का member है but 3 is not the member of B. Second member should always be of B because we are talking about A cross B. So this is how a Cartesian product is shown. You have done that in all of your lower classes. I don't know 10th standard में 11th standard में आपने ये काम किए होंगे. Now it is a very easy concept to understand if you know all about it. What is a relation? A relation is an ordered pair. A relation is an ordered pair. Say I can now say that 2 is related to Q, 2 is related to W, 3 is related to Q, 3 is related to W. But we are not saying कि पूरा का पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट एक रिलेशन होगा. What we said is a subset of their Cartesian product, which means कि this can be a relation and this cannot be a relation. But what is a relation? A relation can be, say, this thing is a relation. This thing is a relation from 2 to W. Yeah, 2 is related to W. We can say 2 is related to W. We can write it like this: 2 or W. 2 is related to W. Similarly, we can write 3 is related to Q. This is how we are trying to show relation. This is the whole relation. So a relation between elements of two sets. What are the two sets here? A and B. Is a subset of their Cartesian product. This was the Cartesian product, but this is a relation which is a subset of their Cartesian product. And what is a Cartesian product? वो आगे ब्रैकेट में बताया गया है कि set of all ordered pairs. Okay, now a binary relation from set A to set B. Why are we using the word binary? Can anyone guess? Because अभी तक हमने जितना रिलेशन समझा है इसी चीज़ को बाइनरी रिलेशन भी कहा जाता है. बट वाई आर वी फोकसिंग ऑन द वर्ड बाइनरी हेयर? कैन एनीवन से? कैन एनीवन टेल? कैन एनीवन गैस? यस, इसी वजह से मोहम्मद अनस, बिकॉज ऑर्डर्ड पेयर की बात हो रही है. आपको याद होगा कि जब हमने ऑर्डर्ड पेयर समझा था तो हमने ऑर्डर्ड पेयर को एज अ ऑर्डर्ड पेयर नहीं समझा था,
हमने कहा था कि देयर कैन बी n टूपल फ्रॉम n सेट्स। अगर 3 सेट्स के मेंबर्स हैं तो फिर पेयर के अंदर या जो भी आप कह रहे होगे पैरेंथेसिस के अंदर, उसको हम कहते हैं टूपल। दिस इज कॉल्ड टूपल। कहाँ गया? यस हियर। दिस इज नॉन एज ए टूपल। तो अगर 3 सेट्स की आप बात कर रहे हैं तो तीसरे सेट का एलिमेंट भी आ जाएगा, चौथे सेट का एलिमेंट भी आ सकता है। तो इट इज़ अ टूपल, इट इज़ अ 4 टूपल। अगर इसमें 3 एलिमेंट है तो वी कॉल इट 3 टूपल। अगर इसमें 2 एलिमेंट है तो वी कॉल इट 2 टूपल। और वो जो 2 टूपल है, उस 2 टूपल को हम ऑर्डर्ड पेयर भी कहते हैं, क्योंकि पेयरिंग इज ऑलवेज बिटवीन 2 थिंग्स। एंड बाइनरी रिलेशन, इस रिलेशन को भी हम बाइनरी रिलेशन इस वजह से कह रहे हैं बिकॉज इट इन्वॉल्व्स 2 सेट्स। 2 सेट्स हैं, इसी वजह से ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है। अगर a इंटू बी इंटू सी होता, लेट सपोज 3 सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट होता, तो फिर यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर नहीं होता बल्कि 3 टुपल बनता, और हम उसको फिर बाइनरी रिलेशन नहीं कहते, उसको फिर हम टर्नरी रिलेशनशिप कहते हैं। बट वो हमारे टॉपिक का हिस्सा नहीं है। यानी कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि रिलेशन कैन बी, इट्स नॉट लाइक कि रिलेशन लाजमी है कि ऐसा ही होना चाहिए, बट कॉमनली अ रिलेशन इज़ बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ 2 sets. This is a course of discrete structures, which means that each and every word counts. Why is it saying 2 sets? Because we are going towards ordered pairs. So both of these things are interrelated. If this thing changes, if you say a relation is between the elements of 3 sets, it will not be an ordered pair, it will be a 3 tuple. So it is a subset of their Cartesian product. A binary relation from a set A to set B. Now remember, we are talking about relation from set A to set B. It is in red, which is why, because it is actually referring to our last lecture of function, right? We said कि a function f from A to B, वही बात हो रही है यहाँ पर भी देखें, it is also from set A to set B. इससे पिछले लेक्चर में वी आर डिस्कसिंग अबाउट फंक्शंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, एंड वी लुक्ड एट इट इन वेरी डिटेल कि अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी इज़ नॉट द सेम एज द फंक्शन फ्रॉम सेट बी टू ए. Similarly, यहाँ पर भी, because we are talking about ordered pairs, so it is necessary that what we are discussing is in order and not just arbitrary. So binary relation from set A to set B is defined by what? Is defined by a subset R. We will say this is the binary relation from set A to set B when, if it is a subset of A cross B. If it is a subset of A cross B. Now this thing is referring to a proper subset, which means the whole Cartesian product will not be a relation. अगर आप सब चीज़ों को define कर देंगे तो it will not be a relation. It will be a relation. Is a subset. It is a general term, and it is not a proper subset. Proper subset होता तो इस ये जो C वाली साइन है, इसके नीचे बार नहीं होती. So it is telling me that R is an improper subset of A cross B, which means that it can be the whole Cartesian product and it can be just one member of the Cartesian product. So तमाम जितने भी members बन सकते हैं, it can also include the whole Cartesian product. So what will be the relation from set A to set B? It will be a subset of A cross B, विच इज़ इक्वल टू क्या होना चाहिए उस सबसेट के अंदर. वी नो कि ये चीज़ आपको डेफिनेशन नज़र आ रही है, दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट. वाई? कि इसके अंदर क्या होना चाहिए? ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए जिसके अंदर एक एलिमेंट हो ए, एक एलिमेंट ऑफ बी, प्रोवाइडेड दैट कि जो ए है जिसको आपने पहले लिखा है, इट शुड बी अ मेंबर ऑफ द सेट ए बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ए क्रॉस बी, एंड द सेकेंड एलिमेंट शुड बी फ्रॉम बी बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ए क्रॉस बी, नॉट बी क्रॉस ए. सो दिस इज द होल डेफिनेशन ऑफ रिलेशन. Now the question arises, what is the difference between a relation and a function? Function भी तकरीबन यही चीज़ है. फंक्शन को हमने इस तरह कार्टेशियन प्रोडक्ट रख कर नहीं समझा, बट फंक्शंस को भी अगर मैं एक शो करना चाहूँ एक सेट के तौर पर, तो आई विल यूज़ ऑर्डर्ड पेयर्स. अगर फंक्शंस के ऊपर हम चले जाते हैं तो आई विल हैव टू यूज़ ऑर्डर्ड पेयर्स. अगर मैं कहता हूँ 2 किसी के ऊपर मैप हो रहा है तो आई विल यूज़ कि भाई 2 W के ऊपर मैप हो रहा है और 3 उससे कनेक्टेड है. आई कैन यूज़ ऑर्डर्ड पेयर्स एज वेल. बट व्हाट इज़ द रिलेशन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ रिलेशन एंड अ फंक्शन? इन अ रिलेशन, ईच member of your set A, the first set, can map to multiple elements in B. समझ आ रही है बात?
फंक्शन के अंदर इट वॉज नेसेसरी कि एक प्री इमेज की एक ही इमेज हो, लेकिन रिलेशन के अंदर एक प्री इमेज की एक से ज़्यादा जो है वो इमेजेस हो सकती हैं. लेट्स टेक दिस एग्जांपल. वी आर टॉकिंग अबाउट कि भाई ये चीज़ जो है से फॉर एग्जांपल ये चीज़ है, दिस इज अ रिलेशन because it is a subset of the Cartesian product of A into B. So we can say that this is a relation from A to B. Relation from A to B. This is a relation from A to B. अब सेट में फंक्शन में भी इसी तरह होता था कि आप एक मेंबर ए का लेते थे और उसको कनेक्ट कर देते थे दूसरे से. आप एक मेंबर एक का लेते थे और एक कनेक्ट कर देते थे दूसरे से. बट is this a function or not? This is not a function. Why it is not a function? अगर ये फंक्शन होता, अगर मैं इसको एनालाइज करता हूँ तो क्या ये फंक्शन है? ये रिलेशन तो है, बिकॉज दिस इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. तो मैं कह सकता हूँ इट इज़ अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी. क्या ये फंक्शन है ए टू बी? फंक्शन नहीं है, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन यही थी कि एक एलिमेंट जो है, ये एक प्री इमेज है, इसकी एक ही इमेज होनी चाहिए. लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो 2 की इमेज q भी आ रही है और 2 की इमेज w भी आ रही है. ये फंक्शन में पॉसिबल नहीं है. हाँ, ये चीज़ एक फंक्शन हो सकती है. अगर मैं कहता हूँ 3w, ये चीज़ एक फंक्शन हो सकती है. या इसी तरह अगर मैं 3q कहता हूँ तब भी ये चीज़ एक फंक्शन हो सकती है. अब मुझे ये बताएं, क्या ये चीज़, आपसे मैं पूछ रहा हूँ, क्या ये जो मैंने चीज़ सेलेक्ट की है ये फंक्शन है या नहीं? यस वलीद, ये इसी तरह है, लेकिन मैं इस कंसेप्ट के ऊपर फ़िलहाल नहीं जाना चाह रहा हूँ. इट कैन गेट कॉम्प्लिकेटेड. अभी एक तरह से हम समझ लें तो दूसरी तरह से भी हम समझ सकते हैं. बट यू आर राइट, यही रिलेशनशिप है. माई क्वेश्चन स्टिल स्टैंड्स, ये जो मैंने सेलेक्ट की हुई ये चीज़, इज़ दिस अ फंक्शन और नॉट? चलिए जी, दिस इज़ हाउ इट कैन बी रिप्रेजेंटेड. जो मैंने चीज़ सेलेक्ट की है, दिस इज़ हाउ इट कैन बी रिप्रेजेंटेड. ये देखें, मैंने यही चीज़ सेलेक्ट की है और दिस इज़ हाउ इट इज़ गेटिंग रिप्रेजेंटेड. राइट हियर, ये दो चीज़ें, 2q 3q, विच मीन्स 2 इज़ रिलेटेड टू q, 3 इज़ रिलेटेड टू q. सो इज़ दिस अ फंक्शन और नॉट? बिकॉज ए के अंदर ये दो एलिमेंट्स ही हैं और इन दोनों की इमेज मौजूद है, तो वी कैन से कि दिस इज़ अ फंक्शन. इज दिस अ फंक्शन और नॉट? ऊपर वाली चीज़ जो है 2q 2w, which means कि we are talking about it like this. Now it is not a function by two definitions. Why? First of all, a के तमाम मेंबर्स की इमेज मौजूद नहीं है, और दूसरी बात ये है कि 2 दो चीज़ों के ऊपर मैप कर रहा है. तो ये फंक्शन और रिलेशन में फ़र्क है. ये रिलेशन है या नहीं? तो यस, ये रिलेशन है. क्यों है ये रिलेशन? क्योंकि इसमें ये इसके अंदर जो फंक्शन है वो फ्रॉम ए टू बी जा रहा है. ठीक है, फंक्शन का वर्ड यूज़ नहीं करते हम, बिकॉज इट इज़ शोइंग अ कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड इट इज़ फ्रॉम ए टू बी. सो वी कैन से कि दिस इज़ अ रिलेशन. मूविंग ऑन टू हियर अगेन. सो इन अ रिलेशन ईच ए कैन मैप टू मल्टीपल एलिमेंट्स इन बी, लाइक इन अवर केस जो कि 2 मल्टीपल पे मैप हो गया. इट इज़ पॉसिबल. इट इज़ नॉट पॉसिबल इन फंक्शन. ठीक है, रिलेशंस आर मोर जनरल दैन फंक्शन. रिलेशंस काफ़ी जनरल होते हैं. फंक्शंस में लाजमी तौर पर ये हो जाती है, ये हमारे ऊपर कैद होती है कि सारी चीज़ें जो हैं वो कनेक्टेड हो, एक ही तमाम चीज़ों की कोई ना कोई इमेज मौजूद हो, तो दैट इज़ अ फंक्शन. इन अ ब्रॉडर टर्म मैं ये कह सकता हूँ, एंड इट विल बी गुड फॉर यू टू अंडरस्टैंड इट लाइक दैट, कि अ फंक्शन इज़ ऑलवेज a subset of relation. ठीक है, what I'm trying to say is that how can I show you, let me rephrase it. A function is always a relation as well, but it is not necessarily that a relation is always a function.
एक फंक्शन हमेशा एक रिलेशन भी होता है, लेकिन एक रिलेशन एक फंक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जिस तरह ये एक पर्टिकुलर केस है, क्या ये एक फंक्शन है? यस, तो छूटते ही आप कहेंगे अच्छा अगर ये फंक्शन है तो इसका मतलब है कि ये एक रिलेशन भी है, दैट्स इट। लेकिन अगर मैं आपको ये कहता हूँ कि ये एक रिलेशन है, तो फिर आप डायरेक्ट ये नहीं कह सकते कि अच्छा ये रिलेशन है तो फिर फंक्शन भी होगा। नो, यू वुड हैव टू लुक इनटू इट। फॉर एग्जांपल ये चीज़ एक फंक्शन है, तो क्या ये रिलेशन है? यस, अगर फंक्शन है तो फिर रिलेशन भी है, क्योंकि रिलेशन तो जनरल है। आप अगर कह रहे हैं फंक्शन है तो फिर रिलेशन भी है। लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ कि अच्छा भाई ये एक रिलेशन है, तो क्या ये फंक्शन है? तो नो, अगर ये रिलेशन है तो फिर इट्स नॉट नेसेसरीली कि ये एक फंक्शन भी हो। इट्स लाइक कि अगर अगर आप इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करें यूजिंग अ वेन डायग्राम, एंड यू विल सी दैट से राइट हियर, this is your relation, this is your relation, and this thing is your what? Function. So a relation is not always a function, but a function is always a relation. Function किस में आ रहा है? इस relation के बॉक्स में आ रहा है। Function is always a relation, but relation हो सकता है कि यहाँ पर lie कर रहा हो और function के अंदर lie ना कर रहा हो। So I hope things are clear now. This is the most common difference between a relation and a function. When an ordered pair AB is a member of a relation, can you guys hear me? I think I got disconnected. Let me reconnect. Okay, I'm back. I got disconnected. So I hope I was clear होगी and everything is visible. So what I'm saying is कि when AB say that is an ordered pair and it is a member of a relation, we say that A is related to B. And what is the notation used for that? The notation used for that is A or B. A is related to B. A is not related to B. We can write it like that as well. So getting past the introduction now, how can we represent a relationship like relation? Like I showed you right here on the Word document. To represent a relation, we can enumerate all elements of R. सारे elements हम R के लिख देंगे. For example, let A equal to A1, A2, A3, A4, A5 and B equals to B1, B2, B3. Let R be a relation from A to B defined as follows. कैसे define होगा relationship? The first member should be from A, the second member should be from B. A1, B1, A1, B2, A1, B3. Similarly, A3, B1, A3, B2, all of these things. Now remember, this is a subset. It is not the whole Cartesian product because it doesn't include say A2, B2 exist नहीं करता इसके अंदर, but it is a member of Cartesian product. So a relation does not necessarily be the whole Cartesian product. It is a subset of a Cartesian product. We can represent the relation graphically like this, जिस तरह से अभी हमने show किया. And you can see कि this is not a function because एक से ज़्यादा images exist कर रही हैं और A4 की कोई image exist नहीं कर रही. तो इस वजह से this is not a function, but it is a relation. Relation on a set. अगर सिर्फ एक सेट की हम बात करते हैं तो उसके ऊपर भी रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर सकते हैं. रिलेशंस, अ रिलेशन कैन बी फ्रॉम द सेम सेट टू द सेम सेट, ए क्रॉस ए. पहला मेंबर भी आपका उसी सेट का हो जिस सेट का दूसरा मेंबर है, तो इट इज़ पॉसिबल. A relation on the set A is a relation from A to A and is a subset of A cross A. यानी कि वही definition जो relation की है, but now we are just talking about one set, not two sets, one equal set. The following are binary relation on set N. For example, N के ऊपर अगर binary relation है तो इसका मतलब यही हुआ कि we are talking about N cross N. It is going to be the subset of Cartesian product of n cross n, not n cross some other thing. So for example, this is the relation. What is this relation? This relation is, it is containing AB, and because we have already said that it is going to be n cross n, so we know okay, n A is also a member of n and B is also a member of n.
So this relation is containing all a b's provided that a is less than or equal to b. a is लेस देन और इक्वल टू बी. मैं अगर इस फंक्शन को लिखना चाहूँ, इनूमरेट करना चाहूँ, तो आई विल राइट इट लाइक दिस. समझिएगा मेरे साथ साथ, सोचने की कोशिश कीजिएगा कि कैसे हो रहा है ये काम. यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, नीचे देखिएगा, R1 में शो कर रहा हूँ आप लोगों को. नोटेशन में तो इस तरह से लिख दिया है हमने कि इट विल कंटेन ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, जिसमें ए और बी होना चाहिए. ए एलिमेंट किसका होगा? फर्स्ट मेंबर का, फर्स्ट सेट का, और बी सेकंड सेट का. बिकॉज दिस इज अ रिलेशन फ्रॉम एन टू एन, तो इसका मतलब है कि फर्स्ट वन भी नेचुरल नंबर होगा और सेकंड वन भी नेचुरल नंबर होगा. नेचुरल नंबर्स होते क्या हैं यहाँ पर मुझे लिख देने दें. 1 2 3 4 5 चलता रहेगा, ये कभी ख़त्म नहीं होता. तो इसका मतलब है कि इसके अंदर लेट सपोज मैं ये कह सकता हूँ, अगर ये n to n है तो इसका मतलब है इसके अंदर 1 और 5 भी आएगा, इसके अंदर 3 और 8 भी आएगा. बट इट्स नॉट लाइक कि आपने सारी की सारी चीज़ें लिख देनी है. देयर इज़ अ कंडीशन, एंड द कंडीशन इज a शुड बी लेस देन और इक्वल टू b, यानी फर्स्ट एलिमेंट शुड बी लेस देन और इक्वल टू द सेकेंड एलिमेंट. तो क्या ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स हमारे इस R1 के अंदर आएंगे या नहीं आएंगे, ये बताएं जल्दी से. राइट, आएंगे. क्यों आएंगे? क्योंकि ये इस कंडीशन पर पूरा उतर रहे हैं. कंडीशन यही है, ए भी तो है, खैर ऑर्डर्ड पेयर तो होगा. कंडीशन ये है कि ए शुड बी लेस देन और इक्वल टू बी. सो अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो 1 5 भी आएगा, 3 8 भी आएगा, लेकिन लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग. ए सबसे पहला उठाते हैं 1. इसके साथ में क्या लिख सकता हूँ कि ये कंडीशन पूरी हो जाए? सबसे पहली वैल्यू बताएं. इसके साथ में क्या लिखूँ कि ये कंडीशन पूरी हो जाए? मैं 1 से स्टार्ट करता हूँ. क्या मैं इसके साथ 1 लिख सकता हूँ? यस, बिकॉज ए इज़ लेस देन और इक्वल टू बी. 1 इज़ लेस देन और इक्वल टू 1. ओके. क्या मैं 1 के साथ 2 लिख सकता हूँ? यस, क्योंकि 1 इज़ लेस देन और इक्वल टू 2. क्या मैं 1 के साथ 3 लिख सकता हूँ? तो यस, बिकॉज 1 इज़ लेस देन और इक्वल टू 3. इसी तरह 1 4 भी आएगा. 1 के तो सारे कॉम्बिनेशन आएंगे. इसके बाद फिर क्या आएगा? इसके बाद फिर 2 1 आएगा. 2 1 नहीं आएगा इसके अंदर. क्यों? क्योंकि 2 इज़ नॉट लेस देन और इक्वल टू 1. 2 इज़ लेस देन और इक्वल टू 2, यानी कि 2 जब स्टार्ट होगा तो 2 2 आएगा, 2 3 आएगा, 2 4 आएगा, इसी तरह ही चलता रहेगा. सॉरी, 2 4, और फिर इसके बाद 3 1 नहीं आएगा, 3 2 नहीं आएगा, बल्कि 3 3 से स्टार्ट होगा, 3 3 3 4 3 5 एंड सो ऑन. तो ये हमने एक फंक्शन को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया, जो कि एक फंक्शन की डेफिनेशन को देखते हुए रिप्रेजेंट करना थोड़ा सा आसान हो जाता है. अच्छा, ये तो एक फंक्शन R1 हमने लिख दिया. R2 बताएं कैसे लिखेंगे? R2 लिखते हैं ज़रा. R2 में सबसे पहला एलिमेंट कौन सा आएगा? R2 की कंडीशंस देख लें. R2 में भी ऑब्वियसली ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, सच दैट दोनों चीज़ें n से बिलोंग करनी चाहिए, बिकॉज दिस इज अ रिलेशन फ्रॉम n टू n. कंडीशन ये है, a बाय b शुड बी अ मेंबर ऑफ z. कोई ऑर्डर्ड पेयर मुझे बताएं जो कि इस R2 का हिस्सा हो. लाजमी नहीं है कि पहला ही बताएं जो आएगा, कोई भी एक ऑर्डर्ड पेयर मुझे आप बताएं जो कि इस रिलेशन का हिस्सा हो. आई वॉन्ट द आंसर फ्रॉम ऑल स्टूडेंट्स, बेशक गलत हो बेशक सही हो. Again, I am representing the definition of this relation. It will contain all the ordered pairs provided that A divided by B should be a member of Z. Yes, anyone else? एक जवाब आया मेरे पास से. There are multiple students in the class. ऐसा ordered pair बताएं जिसमें A और B exist कर रहा हो, provided that A को अगर मैं divide करूं B से तो member वो Z का है. And A और B should always be from natural numbers. कम ऑन, कहाँ हैं बाकी सारे स्टूडेंट्स? एक दो ने जवाब देना है सिर्फ. क्या कहते हैं? अजहरुद्दीन, हसान सलीम, मोहम्मद वासिफ, अहमद सादिया, वेयर आर ऑल दीज स्टूडेंट्स? डोंट यू अंडरस्टैंड व्हाट रिलेशन इज? ऑल राइट, यू आर राइट. 4 2 जो है वो एक मेंबर एग्जिस्ट करेगा इसके अंदर, और because 4 is also a member of n and 2 is also a member of n and 4 divided by 2 is a member of z. Similarly 6 और 3 exist कर रहा होगा, 2 और 1 exist कर रहा होगा. Everything will
बी देयर, 1 1 एग्जिस्ट करेगा, 1 2 एग्जिस्ट करेगा, ये नहीं करेगा, 1 2 एग्जिस्ट नहीं करेगा, 2 1 एग्जिस्ट करेगा और 3 1 एग्जिस्ट करेगा, 4 1 एग्जिस्ट करेगा, बिकॉज ऑल ऑफ दीज डिवाइडेड बाय 1 विल बी यील्डिंग एन इंटीजर. सो दिस इज रिलेशन नंबर 2. रिलेशन नंबर 3 की अगर हम बात करते हैं तो रिलेशन नंबर 3 ये कह रहा है कि इसमें भी ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, ए एंड बी शुड बी मेंबर ऑफ एन, बट ए माइनस बी शुड बी इक्वल टू 2, विच मीन्स अगर मैं R3 को डिफाइन करना चाहूँ तो R3 के अंदर कौन कौन से मेंबर्स आ जाएंगे. R3 के अंदर ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे जिसमें अगर मैं A को A में से माइनस करता हूँ B तो जवाब 2 आना चाहिए. ये नहीं आएगा क्योंकि इसमें A माइनस बी इज़ इक्वल टू 1, 2 नहीं, इसमें ये आ जाएगा 4 2 आ जाएगा, इसमें 89 और से क्या आएगा 87 आ जाएगा. इसमें हर वो एलिमेंट्स आएंगे जिसको अगर मैं माइनस करूं तो जवाब 2 आए. ये चीज़ें आएंगी इसमें, ये सारे एलिमेंट्स जो हैं ऑर्डर्ड पेयर्स इसके अंदर बनेंगे. सो कमिंग बैक टू दिस, give some examples of ordered pairs and squares that are not in each of these relations. Can you give me an example of some ordered pairs जो कि इन तीनों सेट्स के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं? कोई एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर मुझे बताएं जो कि ना ही R1 में आता हो, ना ही R2 में आता हो, ना ही R3 में आता हो. आई विल लेट यू थिंक अगेन. कोई ऐसा ऑर्डर्ड पेयर, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 4 2, तो अभी हम देख रहे थे 4 2 तो R3 में भी आ रहा है, R2 में भी आ रहा है. इसी तरह 1 1 को देखता हूँ तो वो R1 में भी आ रहा है, R2 में भी आ रहा है, R2 में आ रहा है, नहीं आ रहा, बट R1 में आ रहा है. ऐसा कोई ऑर्डर्ड पेयर बताएं जो ना ही R1 में आता हो, ना ही R2 में आता हो, ना ही R3 में आता हो, बट इट इज़ स्टिल a relation, it is in the Cartesian product of A B N, यानी कि n बाय n के अंदर वो आता हो लेकिन इन तीनों रिलेशंस में ना आता हो. ओके, लेट मी रिपीट द क्वेश्चन. वी नो कि these three relations are from n to n, which means they all are a subset of Cartesian product of n cross n. n cross n क्या होगा? 1 1 1 2 1 3 1 4 अप टू, जिस तरह हमने लिखा भी था आई थिंक यहाँ पे. दिस इज़ योर n cross n. दिस इज़ R1 बट आई थिंक n cross n भी तकरीबन यही होगा. n cross n is, I'm not going to write it again, but n cross n is the ordered pairs of all n to n. ठीक है, बट आप मुझे कोई ऐसा ऑर्डर्ड पेयर बताएं जो कि n क्रॉस n में आता हो, कार्टेशियन प्रोडक्ट में आता हो, लेकिन ना ही वो R1 में है, ना ही वो R2 में है और ना ही वो R3 में. कोई एक ऐसा बता दें. कोई ऐसा नहीं बचेगा. कोई ऐसा ऑर्डर्ड पेयर नहीं है जो कि ना ही R1 में हो, ना ही R2 में हो और ना ही R3 में हो. आई हाईली डाउट दैट. मे बी यू आर राइट कि कोई ऐसा ऑर्डर्ड पेयर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, बट आई थिंक कंडीशन अब शो हो रही होगी आपको. समवन वाज आस्किंग द कंडीशन शो कर दें. दिस वाज द कंडीशन, a माइनस बी इक्वल्स टू 2. अगेन द इंटरनेट इशू, आई थिंक आई गॉट डिसकनेक्टेड और फिर मुझे अब रिकनेक्ट करना पड़ा. सो डिड यू थिंक ऑफ एनी? राइट, गुड. आई वाज थिंकिंग ऑफ द सेम ऑर्डर्ड पेयर एज वेल. हनान एंड एनीवन एल्स? कोई और ऑर्डर्ड पेयर बताएंगे? हन्नान नहीं बल्कि कोई और स्टूडेंट मुझे अगर बताना चाहें कोई ऑर्डर्ड पेयर. शाहज़ाद जैन कह रहे हैं ऑड नंबर्स एक्सेप्ट 1 2. कोई मुझे बताएं ऑर्डर्ड पेयर, एग्जांपल बताएं. आपने जनरलाइज कर दिया. आई थिंक बहुत आगे निकल गए आप ये बताने में कि कौन कौन से नंबर्स आ जाएंगे. कोई एक ऑर्डर्ड पेयर मुझे बता दें. जिस तरह हन्नान ने मुझे अभी बताया 3 2. 3 2 एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर है जो कि n बाय n में तो होगा ऑब्वियसली. हमने यहाँ पर देखा अभी ये लिखा हुआ है 3 2, बट R1 में, R2 में और R3 में किसी में भी नहीं है ये. R1 में क्यों नहीं है? क्योंकि R1 में तब होता है जब 3 इज़ लेस देन और इक्वल टू 2 होता, लेकिन नहीं है, इस वजह से 3 2 यहाँ नहीं है. सिमिलरली 3 2 इसमें भी होता अगर 3 बाई 2 कोई इंटीजर होता, लेकिन 3 बाई 2 इंटीजर नहीं होता है कोई, इस वजह से यहाँ पर भी नहीं है वो. और 3 2 इसमें भी हो सकता था अगर 3 - 2 2 होता, लेकिन 3 - 2 1 है, इस वजह से ये यहाँ पर भी नहीं है.
सिमिलरली अभी शाहजैब मुझे भेज रहे हैं 7-2 का, इन्होंने कहा है 7-2 भी नहीं होगा, 7-2 इसमें तो होगा ही नहीं क्योंकि फर्स्ट नंबर शुड ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू इन दिस रिलेशन। 7 लेस नहीं है इस वजह से यहाँ नहीं होगा, 7/2 इंटीजर नहीं है इस वजह से यहाँ नहीं होगा, एंड 7-2 2 नहीं होता इस वजह से इस रिलेशनशिप में भी नहीं होगा, 9-2 भी नहीं होगा। वलीद ने भी यही कहा कि 7-2 नहीं होगा। शाहजैब जैन कह रहे हैं 5-2 ऑड नंबर्स। ठीक है, आई थिंक शाहजैब जैन का कहना ये है कि एनी थिंग विद 2, और अगर शुरू में आप ऑड नंबर कर दें तो फिर ये चीज़ जो है एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो 1-2 के अलावा शाहजैब जैन की एक जो इंसाइट है वो ज़रा आप सबके साथ शेयर करूँ। ही इज़ सेइंग कि एनीथिंग विद 2 विल नॉट बी अ मेंबर ऑफ एनी ऑफ दीज रिलेशंस प्रोवाइडेड दैट यहाँ पे ऑड नंबर हो, एक्सेप्ट 1 ना हो। 1 के अलावा कोई भी आप यहाँ पर ऑड नंबर रखें और साथ में 2 रखें तो ये किसी भी रिलेशनशिप का हिस्सा नहीं है। एंड आई थिंक ही इज़ राइट कि आप कोई भी ऑड नंबर उठाएं, 45 उठाएं और उसको 2 के साथ रखें तो वो कहीं पर भी नहीं आएगा, ना R1 में, ना R2 में, ना R3 में। So that's a good insight as well. Great. So moving on to the relation properties of relations. There are several properties of a relation. A relation can be reflexive, a relation can be symmetric, a relation can be transitive, a relation can be antisymmetric, a relation can be asymmetric. ये दो चीज़ें मुझे भी काफ़ी कंफ्यूज करती हैं, एंटीसिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक। सो वी वुड हैव टू रिमेंबर व्हाट देयर प्रॉपर्टीज़ आर, कि क्या एक्चुअली क्या प्रॉपर्टी होगी जो कि एंटीसिमेट्रिक कहलाएगी और कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी होगी जो कि एसिमेट्रिक कहलाएगी। ये दोनों अगर आपके सामने प्रॉपर्टीज़ होंगी तो डिफ्रेंशिएट करना आसान होगा, लेकिन अगर सिर्फ एक प्रॉपर्टी का आपको कहा जाएगा कि एसिमेट्रिक बताएं तो पर्सनली आई गेट कन्फ्यूज एज वेल कि अच्छा एसिमेट्रिक, व्हाट वाज एसिमेट्रिक एंड व्हाट वाज एंटीसिमेट्रिक। सो let's start with some of the properties of a set. Reflexivity. If a function, and only if that function contains all ordered pairs in which the first element and the second elements are equal, in that case we will say that the function is reflexive. अब इस पर 2-3 बातें हो सकती हैं, ज़रा गौर कीजिएगा ये बात समझने में। आई एम गोइंग टू रीड इट। इन अ रिलेशन ऑन अ सेट, किसी एक सेट के ऊपर रिलेशन है। रिमेंबर कि रिफ्लेक्सिविटी तभी हो रही होगी जब यू आर टॉकिंग अबाउट रिलेशन ऑन ए सेट, नॉट 2 सेट्स। ए इंटू बी नहीं कर रहे हैं हम, ए क्रॉस बी नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं ए क्रॉस ए। सो इन अ रिलेशन ऑन अ सेट, इफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स for every A member of A appears in the relation, R is called reflexive. अगर एक ऐसा रिलेशन है, पहली बात तो ये कि वो A क्रॉस A होगा, N क्रॉस N होगा, Z क्रॉस Z होगा। अगर कोई ऐसा रिलेशन है जिसके अंदर वो तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे हैं, रिमेंबर वो तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स, यानी कि कोई ऐसा ना हो जो छूट जाए, वो तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे हैं जिसमें दोनों मेंबर्स सेम हैं, तो ऐसे रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे। अ रिलेशन R on A set A is called reflexive if and only if for all A, not for some, for all A which are member of that set, A is existing in relationship R. What I'm trying to say is, let's take an example of that. What I'm trying to say is, let's suppose this is your A, 4 and 7. This is your A. First of all, what will be in A cross A? A cross A will have 4, 4. A cross A will have 4, 7. A cross A will have 7, 4 and A cross A will have 7, 7. इसको ऐसे देख लें, अगर थोड़ा सा आई थिंक कन्फ्यूजन हो रही होगी आपको। A क्रॉस A अगर हम कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वी आर डूइंग 4, 7 इंटू 4 7। सो इन दिस केस वी नो कि 4 के पहले पेयर बनेंगे दोनों के साथ 4, 4, 4, 7, फिर 7 के पेयर बनेंगे 7, 4, 7, 7, 7। दिस इज द होल A क्रॉस A। अगर मैं एक ऐसा रिलेशन डिफाइन करता हूँ, फॉर एग्जांपल आप मुझे बताएं यस या नो में जल्दी से, ये ले लेते हैं चलें।
इज दिस अ रिलेशन ऑन ए, क्या ये रिलेशन है और ए के ऊपर या नहीं है? इज दिस अ रिलेशन ऑन ए? ठीक है, यस, बिकॉज इट इज़ क्लियरली, मैंने अभी कॉपी पेस्ट किया आपके सामने, इट इज़ अ सबसेट ऑफ योर कार्टेशियन प्रोडक्ट, सो इट इज़ अ रिलेशन. नाउ इज दिस रिलेशन अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन? लेट्स सी. ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन तब होता जब फॉर ऑल ए इसमें एग्जिस्ट कर रहे होते, तमाम ए के पेयर्स इसमें एग्जिस्ट कर रहे होते, यानी कि दोनों चीज़ें सेम होने वाले पेयर्स इसमें एग्जिस्ट कर रहे होते. 4 एग्जिस्ट कर रहा है इसमें? नहीं कर रहा. एक भी आपको मिल गया जो कि नहीं कर रहा, तो वी कैन से दिस इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन. दिस इज नाउ अ रिफ्लेक्सिव बिकॉज फॉर ऑल ए में क्या क्या मेंबर्स हैं? 4 और 7. क्या 4 और 7 एग्जिस्ट कर रहे हैं? अगर लेट सपोज यहाँ पर 8 भी होता और 9 भी होता, तो हम देखते हैं कि 4 भी होना चाहिए, 7 भी होना चाहिए, 8 भी होना चाहिए, 9 भी होना चाहिए. बट 4 है, 7 है, सो ओके, दिस इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप. रिमेंबर कि इट इज नॉट सेइंग कि it should only have these types of relationship, ordered pairs. ठीक है, it's not saying कि only these type of ordered pairs will be a relation, will be the member of relation. जैसे कि आप देख रहे हैं 7 4 एग्जिस्ट कर रहा है, ओके, एग्जिस्ट कर रहा है, देयर इज नो इशू. यही मैंने कहा था कि 2-4 बातें हैं जो कि जहन में रखनी होगी हमें. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स जिसमें वैल्यूज सेम होने चाहिए, और साथ ही साथ हम ये भी कह रहे हैं कि उनके अलावा कोई और भी एग्जिस्ट कर सकते हैं. तो ऐसे रिलेशनशिप को हम कहेंगे, ऐसे रिलेशन को हम कहेंगे कि रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप है. दिस रिलेशन इज कमिंग ऑन टू द प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्सिविटी. ठीक है. आई डोंट अंडरस्टैंड योर कमेंट मुताहिर. कैन मेक ओनली 4, व्हाट कैन बी मेक ओनली 4? आई थिंक ऑर्डर्ड पेयर्स की आप बात कर रहे हैं, मे बी सबसेट्स की बात कर रहे हो. इधर वे यू आर राइट. सो लेट्स, जिस तरह से हम एग्जांपल तो देख चुके हैं, फॉर एग्जांपल दिस आर द रिलेशन. अच्छा, क्विकली मुझे देखकर बता दें, रिलेशन ये देखें वही है जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बनाए थे. एन के ऊपर है, एन क्रॉस एन है, और वही रिलेशनशिप है ए डिवाइडेड बाई बी, ए माइनस बी. क्वेश्चन नंबर 1 देखें. R1 इज रिफ्लेक्सिव सिंस फॉर, सॉरी, दीज आर जस्ट कमेंट्स, ओके, आई थॉट दीज आर क्वेश्चंस. R1 is reflexive since for every A member of an A is less than. The question is कि क्या R1 reflexive है या नहीं है? आप खुद सोच कर बताएं और फिर इस कमेंट को पढ़ लें जो कि पहले लिखा हुआ है. सिमिलरली R2 के बारे में भी यही सोचें, R3 के बारे में भी यही सोचें कि क्या वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं. अगर हैं तो क्यों है, वो उसका जवाब नीचे लिखा हुआ है. सो R1 इज रिफ्लेक्सिव. क्यों है R1 रिफ्लेक्सिव? क्योंकि इसकी कंडीशन ये है कि A शुड बी लेस देन और इक्वल टू B. ये और इक्वल वाली कंडीशन है ना, इसके मुताबिक ये R1 रिफ्लेक्सिव हो जाएगा. क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसके अंदर 1 1 भी आ जाएगा, क्योंकि 1 1 इस कंडीशन में पूरा उतरेगा. 2 2 भी आ जाएगा, 3 3 भी आ जाएगा, 4 4 भी आ जाएगा, 5 5 भी आ जाएगा. इस तरह के सारे रिलेशन इसके अंदर, सारे ऑर्डर्ड पेयर्स इसके अंदर आ जाएंगे, विच मीन्स R1 इज रिफ्लेक्सिव. R2 देखते हैं. क्या R2 रिफ्लेक्सिव है? R2 रिफ्लेक्सिव तब होता है जब ये दोनों चीज़ें सेम वाली आ जाए. क्या 1 1 आता है इसके अंदर? क्या 1 1 आता है? तो यस, 1 1 आता है. 1 डिवाइडेड बाई 1 इज मेंबर ऑफ Z. क्या 2 2 आता है? यस, 2 2 भी आता है. 2 डिवाइडेड बाई 2 इज अ मेंबर ऑफ Z. क्या 3 3 आता है? 3 डिवाइडेड बाई 3 इज अ मेंबर ऑफ Z. क्योंकि आप दोनों को जब भी मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट विल बी 1 एंड 1 इज अ मेंबर ऑफ Z. तो 1 1 भी आएगा, 2 2 भी आएगा, 3 3 भी आएगा, 4 4 भी आएगा, विच मीन्स R2 इज अ मेंबर ऑफ, R2 इज रिफ्लेक्सिव. क्या R3 रिफ्लेक्सिव है? तो R3 रिफ्लेक्सिव होगा अगर 1 1 आए इसमें, फॉर एग्जांपल. तो 1 1 आता है इसमें या नहीं? 1 माइनस 1 क्या 2 के बराबर होता है? नो. इसका मतलब है कि इस रिलेशन में 1 1 नहीं आता. तो अगर 1 1 नहीं आता तो खैर बाकी वाले जितने भी आए, एक भी अगर छूट गया है तो वी कैन से कि R3 इज नॉट रिफ्लेक्सिव. अब अगली प्रॉपर्टी पे आते हैं, सिमेट्री. द प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्री ऑन अ रिलेशन इज डिफाइंड बाय दैट अ रिलेशन R ऑन अ सेट A, again we are talking about A set A, not A cross B. A relation R on a set A is called symmetric if, now see it's saying if, not if and only if, which means कि अगर ऐसा है तो we will say कि okay this relationship is symmetric, but लाजमी नहीं है कि सिर्फ ऐसा ही होगा तभी हम कहेंगे कि symmetric. खैर उस बहस पर नहीं जाते, वो हम लॉजिकल कनेक्टिव्स पहले पढ़ चुके हैं. A relation R on set A is called symmetric अगर
उसके अंदर क्या हो, ए बी मेंबर ऑफ ए, यानी कि ए के जो मेंबर्स हैं उनके ऑर्डर्ड पेयर्स एग्जिस्ट कर रहे हों, लेकिन ये बेसिक उसके लिए कंडीशन है। और कंडीशन क्या है कि अगर बी और ए, यानी कि बी ए फॉर एग्जांपल 2 3 मेंबर है ना रिलेशनशिप का, तो फिर 3 2 भी मेंबर होगा रिलेशनशिप का। और इसी तरह क्रॉस में भी बात हम करेंगे, क्योंकि दिस इज अ बाय कंडीशनल थिंग, इफ दिस देन दिस एंड इफ दिस देन दिस। अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर ये भी करेगा, अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर ये भी एग्जिस्ट करेगा। जैसे कि अगर मैं अपने इस फंक्शन की बात करते हैं और मैं कहता हूँ क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं, तो ये सिमेट्रिक तब होता, लेट्स सपोज मैं इस फंक्शन की बात करता, इस रिलेशन की बात करता हूँ, तो ये सिमेट्रिक तब होता अगर बी ए एग्जिस्ट कर रहा हो तो फिर ए बी भी एग्जिस्ट कर रहा हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल 7 4 एग्जिस्ट कर रहा है, तो क्या 4 7 भी एग्जिस्ट कर रहा है इस रिलेशन में? नहीं कर रहा। अगर ऐसा हो कि हर एक ऑर्डर्ड पेयर के लिए 7 4 है तो फिर 4 7 भी हो। अगर ऐसा करें कि 4 7 के 7 4 के होते हुए 4 7 भी होना लाजमी हो जाए, तो ऐसे रिलेशनशिप को हम कहेंगे सिमेट्रिक रिलेशनशिप। लेकिन ये सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि चले 4 4 की सिमेट्री तो मौजूद है, 4 4 का 4 4 एग्जिस्ट कर रहा है, 7 7 का एग्जिस्ट कर रहा है, 7 4 का 4 7 एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ठीक है, इसी वजह से हम कहेंगे दिस इज नॉट अ सिमेट्रिक। सिमेट्रिक तब होता है जब सारे जो है वो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। नाउ रिमेंबर इसमें ये नहीं कहा गया कि बल्कि यस, इसमें ये भी देखें, ज़रा गौर करें कि इट इज़ सेइंग फॉर ऑल ए बी दो विच आर मेंबर्स ऑफ ए, यानी कि ए बी के तमाम मेंबर्स के लिए सिमेट्रिक वाले रिलेशन एग्जिस्ट करने चाहिए, कोई भी ऐसा ना हो जो कि छूट जाए। इसी तरह अगर हम बात करते हैं एंटी सिमेट्रिक की, तो एंटी सिमेट्रिक भी तकरीबन यही चीज़ है। नाउ लुक एट द डेफिनेशन ऑफ दैट कि ए बी आर मेंबर ऑफ ए, शुरू में देखें डेफिनेशन वही आ रही है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट कि अगर ए बी इस रिलेशनशिप का हिस्सा है, रिमेंबर दिस इज ऑलवेज ऑन सेट ए एज वेल, ए क्रॉस ए ही है, यानी कि ए और बी दोनों के दोनों ए के ही मेंबर्स हैं। अगर ए बी एग्जिस्ट कर रहा है आर में और बी ए बी एग्जिस्ट कर रहा है आर में, तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि ए इज इक्वल टू बी। अगर ए बी एग्जिस्ट कर रहा है आर में और बी ए बी एग्जिस्ट कर रहा है आर में, तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि ए इक्वल्स टू बी। अगर ये चीज पूरी उतर रही है तो हम कहेंगे दिस रिलेशनशिप इज एंटी सिमेट्रिक। डिफरेंस देखें इनमें क्या है। इनमें डिफरेंस ये है कि आपको यहां पर कहा जा रहा है कि उल्टा ऑर्डर्ड पेयर भी एग्जिस्ट करना चाहिए, बी ए है तो फिर ए बी भी होना चाहिए, ए बी है तो फिर बी ए भी होना चाहिए। यहां पर भी वही बात की जा रही है, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ, और वो ये कि भाई यहाँ पर ये कह रहा है कि ए बी एग्जिस्ट कर रहा है और बी ए बी एग्जिस्ट कर रहा है, तो फिर इसका मतलब ये होना चाहिए कि ए इक्वल्स टू बी। यानी कि इस रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो 7 4 एग्जिस्ट कर रहा है, क्या 4 7 एग्जिस्ट कर रहा है? नहीं कर रहा, नो इशू, अब भी एंटी सिमेट्रिक हो सकता है। क्यों? अगर ये इस कंडीशन के ऊपर पूरा उतर रहा है। लेट्स सपोज 4 4 एग्जिस्ट कर रहा है, यस। अगर मैं इनको स्विच कर दूं तो एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि 4 4 एग्जिस्ट कर रहा है, यस। क्या इसका मतलब ये हुआ कि a इक्वल्स टू बी? तो यस, 4 इज इक्वल टू 4। तो इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप को मैं कहूँगा एंटी सिमेट्रिक। अगर लेट सपोज यहाँ पर 4 7 भी एग्जिस्ट करता, मैं कहता यहाँ पे 4 7 भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो भाई 7 4 एग्जिस्ट कर रहा है, यस। साथ ही साथ इसका रिलेशनशिप का उलट एग्जिस्ट कर रहा है 4 7, यस। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि a इक्वल टू बी? नहीं, इसका मतलब ये नहीं हुआ। 7 इक्वल्स टू 4 नहीं है, इसका मतलब है कि दिस रिलेशनशिप इज नॉट एंटी सिमेट्रिक बिकॉज दिस शुड बी फॉर ऑल ए बी दोज आर विच आर मेंबर्स ऑफ ए। लेट्स लुक एट सम एग्जांपल्स। जिस तरह से मैंने अभी बताया इसकी डेफिनेशन में डिफरेंस क्या है। सो इन अ सिमेट्रिक रिलेशनशिप अगर ए रिलेटेड है बी से, तो इट इज़ नेसेसरी कि बी रिलेशनशिप रिलेटेड हो ए से। इट इज़ अ नेसेसरी कंडीशन फॉर ए टू बी रिलेटेड टू बी, द नेसेसरी कंडीशन इज बी शुड बी रिलेटेड टू ए। Similarly, if B is related to A, so it is a necessary condition that A should be related to B. बात यहीं तक है, सिमेट्रिक में सिर्फ यहीं तक बात है, दैट्स इट।
लेकिन एंटी सिमेट्रिक की अगर हम बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट टू डिफरेंट थिंग्स। वी आर टॉकिंग अबाउट कि अगर हमारे पास ए रिलेटेड बी भी है, अब वी आर नॉट सेइंग कि ए रिलेटेड बी है तो फिर लाजमी है कि बी रिलेटेड ए भी हो। नो, वी आर जस्ट सेइंग कि अगर ए रिलेटेड बी है और बी रिलेटेड ए भी एग्जिस्ट कर रहा है, बाय चांस एग्जिस्ट कर रहा है, हमने ये कंडीशन नहीं लगाई थी कि होना चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि अगर ए रिलेशनशिप बी भी एग्जिस्ट कर रहा है और बी रिलेशनशिप ए भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि ए इक्वल्स टू बी, होल्ड ओनली व्हेन ए इक्वल्स टू बी। ये चीज़ सिर्फ तब ट्रू होनी चाहिए जब ए बी के बराबर हो। इसके अलावा अगर ये चीज़ ट्रू आ रही है तो हम उस रिलेशन को एंटी सिमेट्रिक नहीं कहेंगे। अगर a इक्वल्स टू बी नहीं है, फॉर एग्जाम्पल इस 7 4 के केस में देखें, अगर a इक्वल्स टू बी नहीं है, 7 इक्वल्स टू 4 नहीं है, और फिर भी आपको 7 4 भी नज़र आ रहा है और 4 7 भी नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब है कि वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एंटी सिमेट्रिक। दिस इज नॉट एन एंटी सिमेट्रिक रिलेशनशिप। सिर्फ तब होना चाहिए एंटी सिमेट्रिक जब आपके पास दोनों के बराबर होते हुए दोनों दो ऑर्डर्ड पेयर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर दोनों के बराबर होते हुए दो ऑर्डर्ड पेयर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे, बल्कि दो ऑर्डर्ड पेयर्स रिफ्लेक्सिव एग्जिस्ट सिमेट्रिक एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन दोनों की वैल्यू बराबर नहीं है, तो इट इज़ नॉट एन एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एन एंटी सिमेट्रिक रिलेशन इज़ नॉट नेसेसरीली अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। लाजमी नहीं है कि रिफ्लेक्सिव हो। रिफ्लेक्सिव क्या होता है? रिफ्लेक्सिव तब होता है जब दोनों इक्वल एग्जिस्ट कर रहे हो सब मेंबर्स के लिए, सब के लिए एग्जिस्ट कर रहे हैं। A relation can be both symmetric and anti-symmetric। एक रिलेशनशिप सिमेट्रिक भी हो सकता है और एंटी सिमेट्रिक भी हो सकता है। कैसे? आप अगर इस रिलेशनशिप को देखें तो इज इट अ सिमेट्रिक रिलेशनशिप और नॉट? सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या है कि अगर 7 4 एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर 4 7 भी एग्जिस्ट करना चाहिए। सो ओके, एग्जिस्ट कर रहा है, 7 4 एग्जिस्ट कर रहा है तो 4 7 भी एग्जिस्ट कर रहा है, और अगर 4 7 एग्जिस्ट कर रहा है तो 7 4 भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो सिमेट्रिक तो है। क्या ये एंटी सिमेट्रिक भी है? तो एंटी सिमेट्रिक तब होता जब ए रिलेशनशिप बी और बी रिलेशनशिप आर सिर्फ तब होल्ड कर रहे हो जब ए इक्वल्स टू बी हो, लेकिन ऐसा नहीं है। इट इज़ नॉट एंटी सिमेट्रिक। वाई? बिकॉज दीज आर नॉट नेसेसरीली इक्वल। अगर मैं इन दोनों को मिटा दूं, अगर मैं इन 4 7 और 7 4 को मिटा दूं, तो अब देखें क्या ये सिमेट्रिक रिलेशनशिप है? तो यस, ये एक सिमेट्रिक रिलेशनशिप है, क्योंकि ए के तमाम मेंबर्स के लिए ए आर बी और बी आर ए एग्जिस्ट कर रहे हैं। 4 4 एग्जिस्ट कर रहा है, 7 4 एग्जिस्ट कर रहा है, सॉरी 4 4 एग्जिस्ट कर रहा है और 7 7 एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब है सिमेट्रिक है, क्योंकि अगर 4 4 एग्जिस्ट कर रहा है, मैं इस 4 की बात कर रहा हूँ, अगर 4 4 एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर 4 4 भी एग्जिस्ट करना चाहिए, तो एग्जिस्ट कर रहा है, इस वजह से ये ओके है। इसी तरह 7 7 एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर 7 7 भी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, फोकस ऑन माय वर्ड्स कि मैं दोनों चीज़ें डिफरेंट कह रहा हूँ। तो ये जो दोनों चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं तो मैं कहता हूँ ये सिमेट्रिक है। अब मैं अगर एंटी सिमेट्रिक की बात करता हूँ तो क्या ये एंटी सिमेट्रिक है? तो यस, ये एंटी सिमेट्रिक है, क्योंकि 4 4 के होते हुए अगर रिवर्स 4 4 भी एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब होना चाहिए 4 इज इक्वल टू 4। अगर यहाँ 7 4 और 4 7 भी होता तो ये एंटी सिमेट्रिक ना होता। इसलिए एंटी सिमेट्रिक ना होता क्योंकि चलें दोनों रिवर्स में तो एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन एंटी सिमेट्रिक के लिए कंडीशन ये है कि ए फिर बी के बराबर भी होना चाहिए, लेकिन 7 तो 4 के बराबर नहीं है। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो सब एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं और सब के रिवर्स भी एग्जिस्ट कर रहे हैं और दोनों इक्वल भी हैं। इस वजह से दिस इज बोथ सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक एज वेल। और कोई ऐसा रिलेशनशिप भी हो सकता है जो कि सिमेट्रिक भी ना हो, और से फॉर एग्जांपल दिस इज अ रिलेशनशिप, दिस इज सिमेट्रिक भी नहीं है, ये नीदर सिमेट्रिक भी नहीं है, एंटी सिमेट्रिक भी नहीं है। और ऐसा भी हो सकता है कि सिमेट्रिक हो सिर्फ और एंटी सिमेट्रिक ना हो। ठीक है, तो दीज आर बोथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज। नाम इनके थोड़े से मिलते जुलते हैं, बट दीज आर बोथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड दीज आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। दे आर नॉट लाइक कि दोनों चीज़ें एग्जिस्ट करनी चाहिए कि एक होगा तो दूसरा भी होगा। नो, लाजमी नहीं है कि सिमेट्रिक एग्जिस्ट कर रहा हो तो एंटी सिमेट्रिक भी एग्जिस्ट कर। हो सकता है सिमेट्रिक हो सिर्फ एंटी सिमेट्रिक ना हो सकता है सिर्फ एंटी सिमेट्रिक हो सिमेट्रिक ना हो। जिस तरह से रिफ्लेक्सिव के बारे में हम सोच सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव है तो लाजमी नहीं है कि सिमेट्रिक हो, कोई रिलेशनशिप नहीं है इनके दरमियान। हो सकता है रिफ्लेक्सिव भी हो सकता है सिमेट्रिक भी हो सकता है दोनों हो सकता है कोई ना हो। अ रिलेशन दैट इज़ नॉट सिमेट्रिक इज़ नॉट नेसेसरली असिमेट्रिक। ठीक है, जिस तरह से मैं कह रहा हूँ अभी कि इट्स नॉट अ रिलेशन, इट्स नॉट अ व्हाट डू यू कॉल इट,
कंबाइंड रिलेशन कि एसिमेट्रिक होगा तो नेसेसरीली एक एसिमेट्रिक भी हो, इट्स नॉट नेसेसरी। तो इसकी अगर हम एक एग्जांपल और एक और एग्जांपल ले लेते हैं अकॉर्डिंग टू दिस स्लाइड। सो कंसिडर देयर इज अ रिलेशन आर जिसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स हैं एक्स वाई। नाउ रिमेंबर वी आर टॉकिंग अबाउट सिमेट्री एंड एंटी सिमेट्री, सो वी आर टॉकिंग अबाउट आर इंटू आर, नॉट आर इंटू सम अदर सेट। सो आर स्क्वायर पर ही है, लेकिन इसके अंदर कौन कौन से मेंबर्स आएंगे? ऐसे मेंबर्स आएंगे जिसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 हो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर शुड इक्वल टू 1। आर का मेंबर है, फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई मेंबर आर स्क्वायर मतलब आर इंटू आर के होंगे, सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस, क्या इसके अंदर 1 आएगा? तो 1 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा इसके अंदर 1? क्योंकि 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2, 1 नहीं। ऐसे नंबर बताएं जिसका स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 हो। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर 0 1 आ जाएगा, 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू 1, 0 1 आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, इसी तरह आई थिंक 0 1 आएगा, इसके अलावा भी कुछ नंबर आ सकते हैं। क्या नंबर आ सकते हैं इसके अलावा? बताएं मुझे थोड़ा सा, ताकि मुझे आपका भी अंदाज़ा हो सारे फॉलो कर रहे हैं या नहीं। 0 1 तो इसमें आ जाएगा बिकॉज 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू 1। इसके अलावा क्या ऑर्डर्ड पेयर बनेगा? रिमेंबर वी आर टॉकिंग अबाउट रियल नंबर, सो एनी टाइप ऑफ नंबर कैन बी हियर एक्सेप्ट इमेजिनरी। ओके, हन्नान का एक जवाब आया है 3/5 एंड 4/5। तो 3/5 प्लस 4/5, 3/5 स्क्वायर प्लस 4/5 स्क्वायर अगर हम करते हैं तो हमारे पास 1 आ जाएगा। आई डोंट नो, मे बी आए मे बी ना आए, थोड़ा सोचें बाकी क्लास भी कैलकुलेट करके। आई एम श्योर हन्नान ने किया होगा कैलकुलेट, बट जस्ट टू बी श्योर बाकी क्लास भी करके मुझे बताएं कि इज़ दैट करेक्ट और नॉट। ओके गुड, आई जस्ट कैलकुलेटेड इट एंड यू आर राइट। 3/5 एंड 4/5 भी इसके अंदर आएगा। चलें, हमारे पास 2 नंबर्स आ गए, और ज़्यादा आई थिंक नंबर इसमें थोड़ा मेहनत लगेगी सोचने के अंदर, कैलकुलेशन ज़्यादा हैं। सो लेट्स से कि ये 2 नंबर्स तो हैं ही, हमें पता है कि इस रिलेशन के अंदर, इस आर के अंदर 2 एग्जिस्ट कर रहे हैं। एक तो 0 1 एग्जिस्ट कर रहा है, और एक जिस तरह अभी हन्नान ने कहा कि 3/5 और 4/5 भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये 2 तो एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसके अलावा और भी एग्जिस्ट कर रहे होंगे, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। खैर, ओके, सो सवाल, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन ये है कि अ रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव अगर क्या थी डेफिनेशन? आई फॉरगॉट अबाउट इट। अगर let me see again, a relation is reflexive if for all a of a are existing। ठीक है, राइट। सो हियर रियल नंबर के जितने भी मेंबर्स हैं वो दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, ए बी बी सी सी डी डी सब एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं? सो लेट्स सपोज मैं 0 की एग्जांपल लेता हूँ। क्या 0 0 एग्जिस्ट कर रहा है? क्या 0 0 एग्जिस्ट कर रहा है? इस सेट के अंदर क्या 0 0 एग्जिस्ट कर रहा है? नहीं करेगा एग्जिस्ट। क्यों नहीं करेगा? बिकॉज 0 0 तब एग्जिस्ट करता है जब 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर इक्वल टू 1 होता। नहीं एग्जिस्ट कर रहा ना। क्या 1 1 एग्जिस्ट कर रहा है? 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 नहीं होता, 2 होता है। इसका मतलब है ना 0 0 एग्जिस्ट कर रहा है, ना 1 1 एग्जिस्ट कर रहा है, ना 2 2 एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब है कि दिस इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप। कोई एक भी अगर हमें मिल गया जिस तरह 0 0 मिल गया था, तो वी कैन से कि इट इज़ नॉट अ रिफ्लेक्सिव। नाउ द क्वेश्चन इज इट सिमेट्रिक? नाउ सिमेट्रिक तब होता जब फॉर एवरी ऑर्डर्ड पेयर एग्जिस्टिंग इन दिस उसका रिवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा होता। बस दैट्स द कंडीशन। इट्स नॉट लाइक कि सब मेंबर्स के लिए होना चाहिए। इट्स जस्ट कि अगर आपने एक ऑर्डर्ड पेयर लिखा है ना, आपने अगर लिखा है 0 3 तो फिर 3 0 भी होगा। अगर आपने लिखा है 5 6 तो फिर 6 5 भी होगा। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि दिस रिलेशनशिप इज अ सिमेट्रिक रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ अगर 0 1 है तो क्या इट इज़ नेसेसरी कि 1 0 भी हो? 0 1 है तो क्या लाजमी है कि 1 0 भी हो? अगर लाजमी नहीं है तो फिर ये सिमेट्रिक नहीं होगा। इज इट नेसेसरी कि 0 1 की मौजूदगी मुझे ये बता रही है कि 1 0 भी है? इज इट नेसेसरी?
And the answer is yes, it is necessary. No, Hanan, I think I would have to disagree with you here. It is necessary कि अगर 0 1 है तो फिर 1 0 भी होगा, because we are talking about square and plus. So अगर मैं 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर करूं या 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर करूं, द आंसर विल बी द सेम. वाई एम आई सेइंग कि अगर 0 1 है तो फिर 1 0 भी होगा, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट एडिंग एंड बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट स्क्वायर. स्क्वायर करेंगे तो आपके पास नंबर पॉजिटिव हो जाना है, चाहे नेगेटिव हो. ठीक है, तो इसी तरह फॉर एग्जाम्पल क्या -1 0 एग्जिस्ट कर रहा है इसके अंदर? कर रहा है एग्जिस्ट. क्या इसका लाजमी क्या ये यही बता रहा है आपको कि -1 0 है तो फिर 0 -1 भी है? तो यस, बिकॉज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. तो अगर आप कह रहे हैं कि 0 1 है क्योंकि 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 1 है, तो फिर 1 0 भी होगा क्योंकि 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर भी फिर 1 होगा. ठीक है, सो इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो अगर आप कहते हैं कि 0 1 एग्जिस्ट कर रहा है और 1 0 भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो वी कैन से ओके दिस इज सिमेट्रिक बिकॉज फॉर एवरी ए बी ए इज एग्जिस्टिंग एंड इट इज सिमेट्रिक बिकॉज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर 1 है तो इसका मतलब ये होगा कि वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भी 1 हो. तो अगर एक्स रिलेटेड टू वाई है तो फिर वाई रिलेटेड टू एक्स भी होगा. नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, इज इट एंटी सिमेट्रिक? नाउ व्हाट इज द रिलेशनशिप, व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर एंटी सिमेट्रिक? द डेफिनेशन इज दैट कि अगर दो रिवर्स ऑर्डर्ड पेयर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि दोनों के मेंबर्स इक्वल हैं. अगर दो रिवर्स ऑर्डर्ड पेयर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि दोनों के मेंबर इक्वल हैं. फॉर एग्जांपल 0 1 एग्जिस्ट कर रहा है, क्या 0 1 का रिवर्स एग्जिस्ट कर रहा है? यस, 1 0 एग्जिस्ट कर रहा है. क्या इसका मतलब ये होगा कि 0 1 के बराबर है? नो. अगर रिवर्स सिर्फ वही ऑर्डर्ड पेयर्स होते जिन रिवर्स के मेंबर्स इक्वल होते. फॉर एग्जांपल -1 0 एग्जिस्ट कर रहा है, क्या 0 -1 एग्जिस्ट कर रहा है? यस. अगर इसका मतलब ये निकलता, इसके रिवर्स होने का मतलब ये निकलता कि ये और ये बराबर हैं, ये और ये बराबर हैं, तो हम कहते हैं इट इज़ एंटी सिमेट्रिक. बट इट इज़ नॉट एंटी सिमेट्रिक बिकॉज इट्स नॉट नेसेसरी कि रिवर्स की मौजूदगी आपको ये बावर करा रही हो कि दोनों के मेंबर भी बराबर हैं. तो इट इज़ नॉट एंटी सिमेट्रिक बिकॉज अगर 1/3 एग्जिस्ट कर 1/3 और √8/3 एग्जिस्ट कर रहा है और √8/3 और 1/3 भी एग्जिस्ट कर रहा है, यानी रिवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये होना चाहिए था कि दोनों मेंबर बराबर हैं. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये दोनों मेंबर बराबर हैं. तो अगर रिवर्स एग्जिस्ट कर रहा हो और दोनों मेंबर बराबर ना हो तो इट इज़ नॉट एंटी सिमेट्रिक. अगर ऐसा लाजमी होता, आपके पास तमाम इस तरह का एलिमेंट, कोई इस तरह का ऑर्डर्ड पेयर आपके पास ना होता जिसके अंदर रिवर्स होने का मतलब ये होता कि दोनों बराबर नहीं हैं, तो फिर हम कहते हैं कि एंटी सिमेट्रिक है. लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों मेंबर बराबर नहीं है तब भी रिवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे कि एंटी सिमेट्रिक नहीं है. अगली प्रॉपर्टी के ऊपर आते हैं, ट्रांजिटिविटी. ट्रांजिटिविटी इज नॉट इज यूजुअली से ट्रांजिटिविटी ऑन अ सेट ए इज कॉल्ड ट्रांजिटिव. आप किसी रिलेशन को ट्रांजिटिव तब कहेंगे अगर जब आपको ए बी नज़र आए अपने रिलेशनशिप के अंदर और बी सी भी नज़र आए, तो इसका मतलब ये हो कि ए सी भी आपके रिलेशन का हिस्सा है. अगर आप ये कहते हैं कि आपके रिलेशन के अंदर ए बी एग्जिस्ट कर रहा है और बी सी एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ए सी भी एग्जिस्ट कर रहा होगा. तो इस तरह के रिलेशन को हम कहेंगे ट्रांजिटिव रिलेशनशिप, ट्रांजिटिव रिलेशन. जैसे कि लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पर एक रैंडम एक रिलेशन डिफाइन करता हूँ, मैं कहता हूँ देयर इज़ अ मेंबर 4 5 6 एग्जिस्ट कर रहा है इसके अंदर, इसके अंदर 4 7 एग्जिस्ट कर रहा है, इसके अंदर 6 7 एग्जिस्ट कर रहा है, इसके अंदर 6 5 एग्जिस्ट कर रहा है और इसके अंदर 6 4 एग्जिस्ट कर रहा है. इतने 6 इतने 4 एग्जिस्ट कर रहा है. अगर आप ये कहते हैं कि इस रिलेशन के अंदर 4 6 हो ए बी और 6 7 हो ए बी
बी सी. रिमेंबर हेयर ए इज़ 4, बी इज़ 6 एंड सी इज़ 7. अगर आप ये कहते हैं कि 4 6 है और 6 7 है, तो इसका मतलब ये होगा कि 4 7 भी है, तो इसका मतलब है कि योर रिलेशन इज ट्रांजिटिव. अगर आप ये कहते हैं से फॉर एग्जांपल 6 5 है, ये चलें ये देखें 4 4 6 है, फॉलो कीजिएगा, 4 6 है ए बी, 6 5 भी है, तो इसका मतलब ये होगा कि 4 5 भी एग्जिस्ट करेगा. तो क्या 4 5 एग्जिस्ट कर रहा है? नहीं कर रहा. इसका मतलब है कि दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव. अगर से 4 5 भी एग्जिस्ट करता, नाउ आई थिंक दिस इज अ ट्रांजिटिव रिलेशनशिप. वाई? बिकॉज अगर आप ए बी सी कोई भी वैल्यू ए बी सी के ऊपर रखते हैं तो फिर ए सी भी एग्जिस्ट करेगा. लेट्स सपोज अगर मैं कहता हूँ ए इज़ 4, बी इज़ 6 और सी इज़ 7, तो क्या एग्जिस्ट कर रहा है ये? क्या ए बी और बी सी होने का मतलब ये होगा कि ए सी भी एग्जिस्ट कर रहा है? क्या 4 6 और 6 7 होने का मतलब ये होगा कि 4 7 भी एग्जिस्ट कर रहा है? यस कर रहा है. ठीक है, अभी तक सही है. ए बी की वैल्यू चेंज करते हैं. फॉर एग्जांपल ए इज़ 4 एंड बी इज़ 7 एंड सी इज़ से 6. क्या 4 7 एग्जिस्ट कर रहा है? यस. क्या 7 6 एग्जिस्ट कर रहा है? नहीं कर रहा. तो नहीं कर रहा, दैट्स ओके. इसमें अभी तक इसकी फॉल्सिटी जाहिर नहीं हुई है. आपको याद होना चाहिए कि इम्प्लीकेशन सिर्फ तब फॉल्स होती है जब आपकी कंडीशन फॉल्स हो और फिर उसके जब आपकी कंडीशन ट्रू हो और फिर आपका कंक्लूजन फॉल्स आ रहा हो. सो इस रिलेशनशिप में अभी तक गलती साबित नहीं हुई है क्योंकि दूसरी चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी. अगर फॉर एग्जांपल 7 6 भी एग्जिस्ट करता, साथ साथ रहिएगा, अगर फॉर एग्जांपल 4 7 के साथ 7 6 भी एग्जिस्ट कर रहा होता लेकिन 4 6 एग्जिस्ट ना कर रहा होता, तो हम कहते हैं कि नहीं है अब ये ट्रांजिटिव. लेकिन अभी तक ट्रांजिटिविटी चल रही है, सही है. 4 7 है, 7 6 है. सॉरी, अच्छा हाँ, पिछली एग्जांपल की मैं बात कर रहा हूँ. पिछली एग्जांपल में सही था, इस एग्जांपल में सही नहीं आ रहा. लेकिन क्यों सही नहीं आ रहा? क्योंकि हमारी प्रीमिस ही सही नहीं है. तो प्रीमिस सही होने के बाद अगर कंक्लूजन गलत आएगा तो फिर हम कहेंगे कि ट्रांजिटिव नहीं है. लेकिन अभी हमारी प्रीमिस ही सही नहीं है. चलें, बी 7 से हटा के मैं बी को 5 कर देता हूँ. क्या 4 5 6 के लिए ये चीज़ ट्रू है? क्या 4 5 एग्जिस्ट कर रहा है? यस. क्या 5 6 एग्जिस्ट कर रहा है? नहीं कर रहा. अगेन अभी तक गलत साबित नहीं हुआ है क्योंकि अगर 5 6 एग्जिस्ट कर रहा होता और 4 6 ना कर रहा होता तो फिर हम गलत कहते हैं. इसी तरह हम कहते हैं लेट्स सपोज 6 5 और 4 कर लेते हैं. चलें, क्या 6 5 एग्जिस्ट कर रहा है? यस. क्या 5 4 एग्जिस्ट कर रहा है? नहीं कर रहा. अगेन प्रेमिस गलत हो गई है. इसको 4 करते हैं, इसको 5 करते हैं. क्या 6 4 एग्जिस्ट कर रहा है? यस. क्या 4 5 एग्जिस्ट कर रहा है? यस. अब यहाँ पर रुकते हैं. अगर ये दोनों चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं तो 6 5 भी होना चाहिए. अगर 6 5 नहीं है तो हम कहेंगे ट्रांजिटिव नहीं. 6 5 है, इसका मतलब है अब तक भी हम ये कह रहे हैं कि ट्रांजिटिव है. अब हम इसको चेंज करके से 7 कर देता हूँ. क्या 6 4 एग्जिस्ट कर रहा है? यस. क्या 6 7 एग्जिस्ट कर रहा है? यस. सॉरी, 6 4 एग्जिस्ट कर रहा है? यस. क्या 4 7 एग्जिस्ट कर रहा है? यस. तो फिर 6 7 भी करना चाहिए. अगेन यस, इट्स वर्किंग परफेक्टली फाइन. नाउ चेंजिंग इट ऑन से 5 7. क्या 6 5 एग्जिस्ट कर रहा है? यस. क्या 5 7 एग्जिस्ट कर रहा है? नो, प्रेमिस गलत हो गई. 7 5 कर लेते हैं. क्या 6 7 एग्जिस्ट कर रहा है? यस. क्या 7 5 एग्जिस्ट कर रहा है? नो. इसी तरह अगर आप ये कहते हो कि ये इतनी सारी प्रैक्टिस करवाने का मतलब ये है कि इट्स गोइंग टू बी एग्जॉस्टिव, बट यू वुड अंडरस्टैंड कि एक्चुअली ट्रांजिटिविटी क्या है. ट्रांजिटिविटी ये है कि अगर दो ऑर्डर्ड पेयर एग्जिस्ट कर रहे हैं जिसमें ए बी हो और दूसरे में बी सी हो, तो फिर इसका मतलब ये होना चाहिए कि ए सी भी एग्जिस्ट कर रहा है. 4 6 है, 6 के साथ क्या 7 है ना, तो इसका मतलब है 4 7 भी होना चाहिए है. आप कहते हैं 4 7 है, 7 के साथ और कुछ नहीं है, कोई इशू नहीं है. आप कहते हैं 6 5 है, 5 के साथ और कुछ नहीं है, कोई इशू नहीं है. 6 4 है, हर एक को उठाकर आप ये देख सकते हैं. फॉर एग्जांपल 4 6 है, तो 6 के साथ हमने किसी को मैच करना है. 6 के साथ 7 है, तो इसका मतलब है 4 7 भी होना चाहिए. ओके. 4 6 है, तो इसके साथ 6 के साथ अगर 5 है तो 4 5 भी होना चाहिए. ओके. 4 6 है, 6 के साथ अगर 4 है तो फिर 4 4 भी होना चाहिए, जो कि नहीं है.
ठीक है, अब यहाँ देखें, ये एक एग्जांपल आ गई हमारे पास, 4 4 4 6। अगर ए 4 है, अगर ए भी एग्जिस्ट कर रहा है, यानी 4 6 एग्जिस्ट कर रहा है, और 6 4 भी एग्जिस्ट कर रहा है, ए बी बी सी, तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि 4 4 भी एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन 4 4 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि दिस इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशनशिप। ठीक है, इसकी एक एग्जाम्पल, बड़ी कॉमन एग्जाम्पल है, विच इज़ अ ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ योर नेचुरल नंबर्स, एंड दैट इज, अगर आप ये रिलेशन कहते हैं कि उसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स हैं ऑफ आर स्क्वायर, सच दैट, कौन कौन से पेयर्स आएंगे इसके अंदर, सच दैट एक्स इज लेस देन और इक्वल टू वाई, ऐसे पेयर्स आएंगे जिसमें पहला मेंबर दूसरे से छोटा हो। 1 2 आएगा, 1 3 आएगा, 100 आएगा, 1 7 आएगा, 2 5 आएगा, 2 7 आएगा, क्योंकि पहला मेंबर दूसरे से छोटा हो। तो क्या ये ट्रांजिटिव है या नहीं? तो यस, इट इज़ गोइंग टू बी ट्रांजिटिव, बिकॉज इफ यू लुक एट इट, कौन कौन से मेंबर्स हैं जो कि इस सेट के अंदर आएंगे? इसके अंदर 1 2 आएगा, अच्छा रियल नंबर है, लेकिन चले हम नेचुरल के हिसाब से देख लेते हैं। 2 3 आएगा, 3 4 आएगा, इसी तरह 2 5 भी आएगा ऑब्वियसली। क्या इसमें 1 1 आएगा? यस या नो बताएं जल्दी से, क्या इस रिलेशन के अंदर 1 1 आएगा? यस, इसके अंदर 1 1 नहीं आएगा। क्यों नहीं? सॉरी, यस, इसके अंदर 1 1 आएगा क्योंकि 1 इज लेस देन और इक्वल टू 1, क्योंकि 1 लेस देन इक्वल टू 1 इसलिए 1 1 भी आएगा, 2 2 भी आएगा, 3 3 भी आएगा, 4 4 भी आएगा, 5 5 भी आएगा, लेकिन 5 4 नहीं आएगा। 5 4 तब आता है जब 5 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 4। तो ये रिलेशन आ रहा है। क्या ये ट्रांजिटिव है? क्या, अब गौर से सुनिएगा, क्या 1 2 का होना और 2 3 का होना ये शो कर रहा है कि 1 3 भी होगा? सो यस, इट इज ट्रांजिटिव, क्योंकि अगर आप ये कहते हैं कि 1 इज लेस देन 2, तभी आया है ना इसमें, क्योंकि 1 इज लेस देन 2, और 2 इज लेस देन 3 क्यों आया? क्योंकि 2 इज लेस देन 3, 2 3 भी आएगा। तो अगर आप कहते हैं 1 2 भी है और 2 3 भी है, तो फिर लाजमी है कि 1 3 से छोटा होगा। ठीक है, अगर आप ये कहते हैं कि एक सर्टेन नंबर छोटा है b से और b छोटा है उस तीसरे नंबर से, एंड कर देते हैं, चलें एंड, अगर आप ये कहते हैं a इज़ लेस देन b और आप ये कहते हैं b इज़ लेस देन c, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि a इज़ लेस देन c, यही ट्रांजिटिविटी है। अगर आप ये कहते हैं a इज़ रिलेटेड टू b, बिकॉज इन दिस फंक्शन वी आर टॉकिंग अबाउट लेस देन, अगर आप ये कहते हैं a लेस देन b है और b लेस देन c है, तो फिर a लेस देन c भी होगा। अगर आप कहते हैं a और b इस रिलेशन का हिस्सा है, क्यों होगा? क्योंकि a लेस देन b होगा। और आप ये कहते हैं b और c भी इसका हिस्सा है, तो फिर a और c भी इसका हिस्सा होंगे। इस वजह से दिस इज़ अ ट्रांजिटिव रिलेशनशिप। बट it is a transitive because x related to y and y related to z is this। अब इसकी बात करते हैं, अगर क्या ये रिलेशनशिप ट्रांजिटिव है जिसके अंदर ए बी है, बी ए है और ए ए है, बस इसके अंदर कोई ये नहीं बता रहा कि ए और बी क्या क्या है, बस ये 3 मेंबर है। फॉर एग्जांपल दिस इज 1 2 2 1 एंड 1 1, बिकॉज ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 2 है। 1 2 2 1 एंड 1 1, क्या ये ट्रांजिटिव है? तो ये ट्रांजिटिव तब होता है जब 1 2 एग्जिस्ट कर रहा है, 2 1 एग्जिस्ट कर रहा है, तो फिर 1 1 भी एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको ऐसे देखो कि इसमें 2 1 एग्जिस्ट कर रहा है, बी ए एग्जिस्ट कर रहा है और ए बी एग्जिस्ट कर रहा है, तो फिर बी बी भी एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, चले ए बी एग्जिस्ट कर रहा है, बी ए एग्जिस्ट कर रहा है, तो फिर ए ए भी एग्जिस्ट करना चाहिए, कर रहा है। लेकिन एक और भी तो इसका सिनेरियो है, वो ये है कि ए बी एग्जिस्ट कर रहा है, सॉरी बी ए एग्जिस्ट कर रहा है। इस b को आप समझें कि दिस इज द फर्स्ट वैल्यू एंड दिस इज सेकंड वैल्यू, दिस इज रिलेटेड टू दिस एंड दिस इज रिलेटेड टू दिस, तो इसका मतलब है कि इसको इससे रिलेशन भी होना चाहिए b और b का, जो कि नहीं है, तो इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। कुछ और एग्जांपल्स भी हैं इसकी, सारी एग्जांपल्स पे हम नहीं जा रहे। कुछ और डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं। बस आई थिंक ये एक आखिरी चीज़ देख लेते हैं और इसके बाद फिर जो है हम लेक्चर को फिनिश करेंगे। इस लेक्चर की फिनिशिंग हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। सो अ रिलेशन ऑन अ सेट ए इज़ इररिफ्लेक्सिव। कब होगा वो इररिफ्लेक्सिव?
जब वो रिफ्लेक्सिव ना हो। और इररिफ्लेक्सिव के लिए लाजमी नहीं है कि सिर्फ एक मेंबर भी ना हो। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नॉट रिफ्लेक्सिव एंड इररिफ्लेक्सिव। व्हाट इज द डिफरेंस? रिफ्लेक्सिव क्या होता है भाई? रिफ्लेक्सिव ये होता है कि जब तमाम मेंबर्स आपस में कनेक्टेड हो, 1 1 से कनेक्टेड हो, 2 2 से कनेक्टेड हो, 3 3 से कनेक्टेड हो, कोई ऐसा मेंबर ना हो जो कि आपस में अपने आप से कनेक्टेड ना हो। अगर आपके सेट में है 1 2 3 4, तो फिर 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए, 4 4 भी होना चाहिए। अगर लेट सपोज 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, लेकिन 4 4 नहीं है, तो उसको हम रिफ्लेक्सिव नहीं कहते। लेकिन इररिफ्लेक्सिव के लिए ये कंडीशन है कि ना ही 1 1 होना चाहिए, ना ही 2 2 होना चाहिए, ना ही 3 3 होना चाहिए, और ना ही 4 4 होना चाहिए। कुछ भी ना होना, कुछ भी ना हो। अगर कुछ भी नहीं है तो फिर हम कहेंगे दिस इज एन इररिफ्लेक्सिव। लेकिन अगर बाकी है, कोई एक भी नहीं है या कोई दो भी नहीं है, लेकिन एक भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम कहेंगे कि इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। इररिफ्लेक्सिव नहीं कहेंगे हम इसको। अ रिलेशन ऑन अ सेट ए इज नाउ, अब एसिमेट्रिक की बात करते हैं। और एसिमेट्रिक क्या है? अगर ए भी मेंबर हो आर का, और इसका मतलब लाजमी ये हो कि बी ए मेंबर नहीं है आर का। यहां पर भी वही बात है। सिमेट्रिक क्या कह रहा था? सिमेट्रिक क्या कह रहा था कि अगर 1 2 है तो फिर 2 1 भी होना चाहिए, अगर 3 1 है तो फिर 1 3 भी होना चाहिए, अगर 3 5 है तो फिर 5 3 भी होना चाहिए। अगर ये सबके लिए सही आ रहा है तो हम कहते थे सिमेट्रिक है। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि भाई सबके लिए आ रहा है लेकिन किसी एक के लिए नहीं आ रहा, लेट सपोज 1 3 है, 3 1 भी है, 3 5 है, 5 3 भी है, 6 3 है लेकिन 3 6 नहीं है, तो हम कहेंगे नहीं, सिमेट्रिक नहीं। लेकिन हम उसको एसिमेट्रिक नहीं कहेंगे। एसिमेट्रिक तब होगा जब किसी का रिवर्स एग्जिस्ट ही ना कर रहा हो, किसी का भी। 1 3 है तो फिर इसका मतलब लाजमी यही होना चाहिए कि 3 1 नहीं है। ये नहीं है कि 1 3 का 3 1 है लेकिन 3 5 का 5 3 नहीं है। 1 3 का 3 1 भी नहीं होना चाहिए, 3 5 का 5 3 भी नहीं होना चाहिए, 6 3 का 3 6 भी नहीं होना चाहिए। किसी का भी रिवर्स एग्जिस्ट ना करे तो हम उसको कहेंगे एसिमेट्रिक। एंड व्हाट इज द रूल? द रूल इज लेमा, जिसको कहा जाता है। लेमा का वर्ड भी हमने आई थिंक हमने पढ़ा था प्रूफ्स की, जब हम बात कर रहे थे कि इट इज़ अ शोन प्रूफ। A relation R on a set A is asymmetric if and only if, अगर आपका रिलेशन irreflexive भी है और एंटी सिमेट्रिक भी है, तो ऐसे रिलेशन को हम कहेंगे एसिमेट्रिक। क्यों है ऐसा, ये आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ, आप जाकर इसको देखेंगे कि ऐसा क्यों है और क्यों आखिर ये लेमा प्रूव्ड है, ऐसा लाजमी क्यों हर दफ़ा होता है। अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट मुझे भेज दें। नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी, अव्वल तो हमारी कल एक क्लास है जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है, लेकिन नेक्स्ट जो डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स की हमारी क्लास होगी विच विल बी नेक्स्ट वीक, उसमें एक क्विज़ होगा आपका जो कि सेट्स और फंक्शन के जो है उस पर होगा, चैप्टर्स के ऊपर, सेट्स एंड फंक्शन। ज़्यादातर फंक्शंस के ऊपर होगा, सेट के भी कुछ कंसेप्ट, क्योंकि हमें पता है फंक्शन सेट के ऊपर ही बन रहे होते हैं, तो कुछ कंसेप्ट सेट के भी आ जाएंगे उसके अंदर। अगर मैं आपको ये कहता हूँ कि सेट में डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं और उसका एक फंक्शन है, तो फिर ऑब्वियसली आपको सेट का पता होगा कि सेट की डेफिनेशन क्या है, तभी आप फंक्शंस को अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो फंक्शंस के चैप्टर के ऊपर बेसिकली आपका एक क्विज़ रख रहा हूँ मैं नेक्स्ट वीक के ऊपर, लेकिन ऑब्वियसली सेट के भी कुछ कंसेप्ट उसके अंदर यूज़ होंगे। सो दैट्स अबाउट इट फ्रॉम टुडेज़ क्लास। सी यू टुमारो इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्लास एंड थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।